एक दो दफा जानबूझकर मैंने उसकी चीजें छुपाई थी और मुझे लगा था कि उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल मामूली सी चीजें थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसे तिनका तिनका चीज और छोटी सी छोटी बात भी याद रहा करती। अगर वो उसे भूलता था तो वो ऐनी का वजूद था। पता नहीं क्यों वो मुझे ऐनी समझने की गलती करता था। कभी कभी तो मुझे लगता कि जैसे वो भुलक्कड़ ना हो बल्कि जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहा। लेकिन अगर ऐसा था तो एक बीवी हरगिज भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर मेरा देवर यह हरकत जानबूझकर कर रहा था तो यकीनन आईने कभी उसकी हिमायत ना करती। ये सोचकर मैं अपने दिल को समझा लेते। मेरे शोहर को गए 3 महीने होने वाले थे और इन 3 महीनों में मैंने बड़ी मुश्किल से हालात गुजारे थे। कमरे का दरवाजा भी मैं याद से लॉक करती थी और दिन भर भी मेरी यही कोशिश होती कि मैं अपने देवर के सामने भी ना जा। एक रात मैं अपने कमरे में गई और कुंडी लगाने लगी तो मैंने देखा कि कुंडी टूटी हुई है। मैं परेशान हो गई क्योंकि सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। कमरे का लॉक 2 दिन पहले ही खराब हुआ था, लेकिन कुंडी की वजह से परेशानी नहीं हुई थी और मैंने गुजारा कर ही लिया था। मगर अब न जाने ये कुंडी भी कैसे खराब हो गई थी। मैंने ऐसे ही कमरे में बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद लग गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मेरे शोहर की जगह बिस्तर पर खालिद मौजूद था। ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं उठकर खड़ी हुई और मैंने खालिद को जगाया तो वो नींद में सोता था। फौरन कहते हुए मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने खुद को उससे छुड़ाना चाहा, लेकिन उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर अंदर दाखिल हो गया। 3 महीने बाद अपने शोहर पर रात के पैर अचानक देखकर मेरे हवास बाख्ता हो गए थे, और वो भी इस हालत में कि मैं नाइट ड्रेस में थी और मेरा देवर मेरे साथ कमरे में मौजूद था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे और मेरे देवर की हालत बिल्कुल नशे में थी, जैसे वो गहरी नींद से उठा। मेरे शोहर कमरे में दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी इतनी बद किरदार है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे छोटे भाई के साथ कमरे में मौजूद है। शाहिद के लफ्जों ने मेरी जान निकाल दी थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अकेले ही सोई थी। खालिद को भूलने की बीमारी है। वही कमरे में नींद में चला आया। मैंने पलट कर खालिद की तरफ देखा। वो मेरे हक में गवाही देगा। मुझे यकीन था कि मेरे देवर और देवरानी मेरा साथ देंगे, लेकिन कयामत तो मुझ पर उस वक्त टूटी जब मेरी देवरानी रोते हुए कमरे में आई और मेरे शोहर से कहने लगी, शाहिद भाई, मैं आपको कितने अर्से से यही बात तो समझा रही थी कि आपके पीठ पीछे ये मेरे शोहर को वरगला रही है। आपके बगैर इनका गुजारा नहीं होता। किसी ने जानबूझकर ये ऐसी हरकतें करती थी कि मेरा शोहर खुद ब खुद उनकी तरफ माइल हो जाए। गलती खालिद की नहीं बल्कि नाइला भाभी की है। ये कहकर अनी जोर जोर से रोने लगे और मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगे। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी न निकल सका था, बल्कि मेरी तो सांस भी रुक गई। खालिद अपने भाई के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दे, भाभी ने मुझे बरगला दिया था। उनका कहना था अगर मैंने उनके साथ रात ना गुजारी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। आप तो जानते हैं कि मैं किस कदर परेशान हूँ। हालात ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, इसीलिए मैं भाभी की बात मानने पर मजबूर हो गया। शाहिद ने अपने भाई भाभी को तो कुछ न कहा, अलबत्ता वो मेरे करीब आए और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगे, ये बताओ इतने सालों में मेरी पीठ पीछे तुमने और किस किस के साथ ताल्लुक बनाए हैं? इस दफा तुम्हें मेरा भाई मिला तो तुमने इसे ही अपना निशाना बना लिया। मेरा शोहर कहने लगा कि पिछले इतने महीने से ऐनी मुझे रोज फोन पर तुम्हारी हरकतों के बारे में बताती थी। कई दफा उसने तुम्हारी हालत की तस्वीर भी मुझे भेजी, लेकिन फिर भी मैंने यकीन न किया। मुझे तुम पर भरोसा था, मगर आज रात मेरी आंखें खुल गई। कहने के बार बार कहने पर मैं यहाँ आया और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं शाहिद के पैरों में गिर गई और उनसे कहा कि मेरी बात तो सुन ले। आप तो जानते हैं आपके भाई को भूलने की बीमारी है और वो इसी बीमारी की वजह से मेरे कमरे में आ जाता है। मुझे ऐनी समझता है और आज रात भी ऐसा ही हुआ। मैं नहीं जानती ऐनी ने आपसे क्या कुछ कहा है, लेकिन मैं बदकिरदार नहीं। मैंने ऐनी की तरफ देखा और कहा कि खुदा के वास्ते ये सच बोलो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मगर ऐनी तो मगरमच्छ के आंसू बहाने में मसरूफ थी। उसका कहना था कि मैंने उसके शोहर को बरगला कर उससे दूर किया है और मैं एक बद किरदार औरत हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर तंजिया अंदाज में हंसी और कहने लगे, बेवकूफ किसको बना रही है? मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं है। तुम जैसी औरत अपना सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मेरा भाई बुरा नहीं है, बुरी तुम हो। मेरे शोहर ने ये कहकर खड़े खड़े मुझे 3 लफ्ज तलाक के सुलहा दिए और मैं वहीं चकरा कर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और मेरी माँ मेरे सहाने खड़ी रो रही थी। मेरी बेवा माँ को जिंदगी के शीशे में आकर तलाक का दुख उठाना पड़ा था।
मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि अम्मा मैं बुरी नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। बहनी और मेरे देवर ने मिलकर ये सारा खेल खेला है। अम्मा कहने लगी कि मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ है। फिर मैंने शुरू से आखिर तक अम्मा को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, नायला मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ नहीं समझा करती थी। कम से कम तुम्हें अपने शौहर को अपने देवर से मुतल्लिक हर बात बता देनी चाहिए थी। और फिर सोचने वाली बात तो ये है कि ये सब करके तुम्हारे देवर को क्या हासिल होगा, उसने ये झूठ क्यों रचाया है, और उसकी बीवी अब तक उसका साथ क्यों दे रही थी। वरना कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत का करीब भी जाए, और तुम्हारी देवरानी तो पिछले कई महीनों से ये बात बर्दाश्त कर रही थी। यकीनन दोनों का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मेरे अम्मा से कहा कि अब मैं क्या करूंगी, मेरा तो घर उजड़ गया। कहने लगी कि ऐसे शख्स के साथ गुजारा करने का क्या फायदा था, जिससे तुम पर 2 टके का एतबार भी नहीं था। उसने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम्हें तलाक दे दी। जब तुम बेहोश हुई तो तुम्हारी देवरानी का फोन आया था। उसने बड़ी बेहिसी से तुम्हें ले जाने का कहा और मैं अकेली तुम्हें रिक्शे में डालकर यहाँ तक लाई। ये कहकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही और फिर अम्मा के साथ उनके छोटे से घर में चली आई। मैं जानना चाहती थी कि मेरे देवर देवरानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। मेरी करीबी सहेली को जब मेरी तलाक का इल्म हुआ था वो मुझसे मिलने के लिए आई और मैंने उससे मदद मांगी कि मैं उसके जरिए से सच्चाई जानना चाहती थी। वो मेरे कहने पर राजी हो गई और अगले दिन बुर्का ओढ़कर मेरी देवरानी के पास पहुंची। अब उसे कहा कि वो काम काज के लिए घर तलाश कर रही है। मेरी देवरानी ने फौरन उसे काम के लिए रख लिया, क्योंकि पहले घर का सारा काम मैं ही किया करती थी और मेरे आने के बाद वो अकेली रहती थी। मेरी दोस्त ने उस घर में नौकरी शुरू कर दी और फिर उसके तवस्सुत से मुझे पता चला कि मेरा शौहर दूसरे ही दिन वापस लौट गया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त ने मेरी देवरानी का भरोसा जीता और सारे सच का खुलासा होगा। मेरे दोस्त ने मेरे देवर और देवरानी के दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली थी और उसे समझ आ गया था कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया। मेरे देवर ने देवरानी से पसंद की शादी की थी, इसीलिए मेरे सास ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया था, क्योंकि मेरी देवरानी अच्छी औरत नहीं थी। उसका ताल्लुक एक खराब खानदान से था और वह खुद भी पेशावर तवाइफ ही थी। मेरे देवर ने उसके चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। गुस्से में मेरे ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और वो अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला गया। मेरे ससुर ने ना सिर्फ उसे घर से निकाला था बल्कि अपनी जमीनों से भी आप कट दिया था। मेरे ससुर के नाम पर काफी जमीनें थी, लेकिन मेरे शौहर को जिम्मेदारी से कोई गरज नहीं थी, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर दुबई चले गए थे। अलबत्ता उन जमीनों का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता रहता था और ये बात मेरे देवर को मालूम थी। वो जायदाद में अब अपना हिस्सा चाहता था, लेकिन सारी जायदाद मेरे शौहर के नाम होने की वजह से वो हिस्सा नहीं मांग सकता था। उसकी बीवी ने उसे ये रास्ता दिखाया कि भाई की हर मौजूदगी में वो भाभी को काबू करे और फिर आसानी से सब कुछ हासिल कर ले। उन दोनों का इरादा था कि वो मेरी तन्हाई का फायदा उठाएंगे, मेरी कमजोरी के जरिए मुझे काबू करेंगे और फिर ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करेंगे। लेकिन जब वो पहली दफा मेरे कमरे में आया और उसने मेरा रद्द-ए-अमल देखा तो वो जान गया कि मैं किरदार की मजबूत हूँ और उसके ढांचे में नहीं आऊंगी। इसीलिए वो लोग दूसरे मंसूबे पर अमल करने लगे और जानबूझकर उसकी बीवी ने उसे बीमार करके साबित किया और मैं इतनी बेवकूफ थी कि उन लोगों के जाल में आ गई। ना ही मेरे देवर को भूलने की बीमारी थी, ना ही वो कोई शरीफ आदमी था, बल्कि जायदाद के हुसूल के लिए उसने अपने किरदार को एक तरफ रखकर मेरे साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश की थी। और हैरत की बात तो ये थी कि उसकी बीवी को भी ये बात खबारा थी, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद भी खानदानी नहीं थी बल्कि तवाइफ थी। एक तरफ मेरा देवर कमरे में चक्कर काटने लगा तो दूसरी तरफ मेरी देवरानी मौका देखकर हमारी तस्वीर बनाती और मेरे शौहर को भेजकर ये बात कहती कि मैं तन्हाई के वजह से अपने ही देवर के साथ बेतकल्लुफी पैदा कर रही हूँ। मुस्तकिल 4 महीने एक ही बात सुनने के बाद और फिर अपनी आंखों से देख लेने के बाद मेरे शौहर ने मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं किया और फौरन ही मुझे तलाक दे दी। मेरी दोस्त ने खुद खालिद और ऐनी को बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि हम भाभी को निकाल कर घर के मालिक तो बन गए, बस इसी तरह अब जमीनें हमारे नाम हो जाए और शाहिद भाई रास्ते से हट जाए तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। जब मेरी दोस्त ने मुझे ये बताया तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि ये कैसा जमाना आ गया। सगे भाई ने ही दौलत की खातिर दूसरे भाई का घर उजाड़ दिया, और भाई भी वो जिसने ना सिर्फ सीने से लगाया था बल्कि घर में लाकर दोबारा से जगह दी थी और खर्चा तक उठा रहा था। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। लेकिन हवस ने उन दोनों को अंधा कर दिया था। उन्हें पूरी जायदाद की लालच थी। मेरे दोस्त ने उनके घर से काम छोड़ दिया था और मैंने भी सब मामला अल्लाह पर छोड़कर खामोशी इख्तियार कर लिया। कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरे पास मेरे शौहर का फोन आया। वो रोकर मुझसे माफी मांगने लगा
क्योंकि उसे किसी तरह हकीकत पता चल गई थी। दरअसल मेरे देवर ने 2 नंबर तरफ से जमीनें अपने नाम करवाने की कोशिश की थी और वकील ने यह बात मेरे शोहर तक पहुंचा दी और फिर उन्हें बाकी सारा मामला भी समझ आ गया। उन्हें अब इस बात का पछतावा था कि उन्होंने हमारी 4 साल शादीशुदा जिंदगी को 4 मिनट का मौका भी नहीं दिया। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। मैंने अपने शोहर को माफ कर दिया क्योंकि मेरी तरह वो भी खालिद के झांसे में आ गए थे। लेकिन अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा था। मेरे खामोशी से उन्हें माफ करने के बाद फोन बंद कर दिया था। आज मैं अपनी बेवा माँ के साथ तनहा जिंदगी गुजार रही हूँ। ना ही मेरे लिए रिश्ते आते हैं, ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसी तरह अपनी बेवा माँ के साथ तनहा जिंदगी गुजार दूं या फिर पुराने जख्मों को भूल कर जिंदगी को दोबारा से मौका दूं? क्या आपने भी आज के दौर में खालिद जैसे भाई देखे हैं जो दौलत के लिए सगे भाई को ही बर्बाद कर देते हैं?